में कभी सत्ता सवालों से घिरती है तो कभी विपक्ष रणनीति के घेरे में आ जाता है। लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टीज के इफ बट और स्ट्रैटेजी ही नैरेटिव सेट करते हैं। नैरेटिव्स पॉलिटिक्स का वो आईना है जिनमें सियासत की तस्वीर कभी सीधी तो कभी उल्टी नजर आती है। देश की संसद का मॉनसून सत्र इस मामले में सबसे खास रहा, जिसने आम जन को और खास तौर से जेन ज़ी को पॉलिटिकल नैरेटिव को समझने में बड़ी आसानी पैदा कर दी। ये शायद लोकतंत्र में पॉलिटिक्स का सबसे कठिन चैप्टर है, जिसे समझने में देश ने सदियां गुजार दी, क्योंकि पहले सियासत होती थी, अब राजनीति होने लगी, जिसे जेन ज़ी अपनी भाषा में पॉलिटिक्स कहती है। नमस्कार सभी को, मैं हूं मानविका मिश्रा और आपका बेहद स्वागत है मीडिया 24/7 में। आज मैं आपको पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल नैरेटिव्स का खेल समझाने की कोशिश करूंगी, जो आने वाले दौर की पॉलिटिकल तस्वीरें विजुअलाइज करने में आपकी काफी हद तक मदद करेगा। इस बार कहानी सिर्फ नीट आंदोलन की नहीं रही, इससे भी अलग पॉलिटिकल विजन की भी रही। इसे समझने के लिए आपको सियासत और राजनीति का फर्क समझना होगा, साथ ही पूरी क्रोनोलॉजी भी समझनी होगी। याद करना होगा सीजेआई का कॉकरोच वाला बयान, फिर चंद रोज पहले भारत में कदम रखने वाले अभिजीत दिप्ते का सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी का ऐलान, फिर जंतर मंतर पर आंदोलन का ऐलान, इसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका प्रशासनिक स्तर पर वेलकम और बड़ी ही आसानी से जंतर मंतर थाने के एसएचओ द्वारा धरना प्रदर्शन की इजाजत दे देना। देश भर के छात्रों का जमावड़ा जंतर मंतर पर होने लगा तो सोनम वांगचुक का आंदोलन ज्वाइन करना, अनशन शुरू करना और कई दिनों के अनशन के बाद उन्हें पुलिस द्वारा जबरन अस्पताल में भर्ती करना और बड़े ही नाटकीय अंदाज में जेपी नड्डा के हाथ से जूस पीकर उनका अनशन तोड़ना। उधर विपक्ष का सरकार पर हमलावर होना, छात्रों का पीसफुल संसद मार्च और मार्च में अपने ही देश के बेटे बेटियों से बर्बरता और पैलेट गन का इस्तेमाल, ये सब किसी स्क्रिप्टेड कहानी की तरह आगे बढ़ ही रहा था कि विदेशी मीडिया की एंट्री, देश के कई हिस्सों में सरकार विरोधी प्रदर्शन और इसी के साथ ही विपक्षी दलों का चंदा चोरी के मुद्दे के साथ ही नीट पेपर लीक पर सरकार पर हमलावर होना, पूरे मामले को स्क्रिप्टेड से निकालकर एक्सट्रेपोर की तरह दिखाने लगा। यही वो पॉलिटिकल पॉइंट था जिसने सरकार को बैकफुट पर ला दिया। कई दिनों तक दूसरे संसद सदन में मोर्चा संभालते रहे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह और सरकार के मुखिया पीएम मोदी नदारद रहे। विपक्ष उनसे जवाब मांगता रहा, सदन में ना आने पर सवाल दागता रहा, लेकिन उनकी ओर से पिन ड्रॉप साइलेंस था। ये साइलेंस टूटा तब तक विपक्ष सदन के अंदर से लेकर सदन के बाहर तक चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और जब जवाब आया तो गृह मंत्री खुद चैलेंज के मूड में नजर आए। ये मूड ऑफ कॉन्फिडेंस भी कई बार पॉलिटिकल नैरेटिव एंड परसेप्शन सेट करने में बड़ा मददगार साबित होता है, और बीजेपी के लिए ऐसा हुआ भी। विपक्ष की सारी रास्ताकशी के बाद गृह मंत्री सामने आए, वही मूड, वही अंदाज, लेकिन चेहरे पर थोड़ी गंभीरता। इस गंभीर चेहरे से शायद देश के साथ जेन ज़ी के लिए कुछ खास संदेश देने की कोशिश नहीं होगी। अमित शाह ने कहा, 24 घंटे बहस कर लीजिए, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। याद रखना होगा कि ये बयान तब आया जब मॉनसून सत्र के महज 24 घंटे ही बच गए थे। भी मैं कहता हूं, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। आखिरी 24 घंटे में नया नैरेटिव यही था कि सरकार तो हर सवाल का जवाब देने को राजी थी, विपक्ष ने ही बहस नहीं की। नैरेटिव का ये चैप्टर सवालिया निशान विपक्षी खेमे पर लगाने लगा। अगर सरकार बहस को तैयार थी तो संसद क्यों नहीं चली? क्या कांग्रेस सड़क की राजनीति को संसद तक ले जाना चाहती थी, या फिर संसद की लड़ाई को सड़क पर बनाए रखना चाहती थी? आज हम इसी का पॉलिटिकल नैरेटिव सेटिंग और एनालिसिस कर रहे हैं। राजनीति में केवल बयान नहीं, बयानों का समय भी पॉलिटिकल नैरेटिव तय कर देता है। याद रखिए कि गृह मंत्री का बहस के लिए तैयार होने वाला बयान तब आया जब महज 24 घंटे ही बच गए थे।
बड़ी बात तो ये है कि गृह मंत्री ने आखिरी के 24 घंटे बहस की चुनौती दे डाली, जबकि उससे पहले दर्जन भर बिलों पर बहस तो दूर चर्चा तक नहीं कराई गई। ऐसे ही पारित कर दिया गया उन बिलों को। इसे कहते हैं पॉलिटिक्स का नैरो स्कैप। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने समापन पर कहा कि सत्र में कई महत्वपूर्ण विधायी काम पूरे हुए। इस तरह लोकसभा की उत्पादकता करीब 19% रही, जबकि राज्यसभा की उत्पादकता करीब 29% रही। लेकिन विडंबना ये रही कि बहस और चर्चा की बजाय पूरा सत्र हंगामे, विरोध और पॉलिटिकल परसेप्शन एंड नैरेटिव की लड़ाई के नाम रहा। यही से राजनीति थोड़ी बदलती दिखाई देती है, क्योंकि संसद में केवल जवाब देना ही पर्याप्त नहीं होता। जवाब कब दिया जाए और विपक्ष कब उस जवाब को सुने, यही असली रणनीति होती है। इसमें बीजेपी का कोई सानी नहीं है, ये इस बार भी साबित हो गया। इससे पहले भी कई बार हो चुका है। संसद से सड़क तक हंगामा चलता रहा और संसद भी इस तरह ठमक ठमक कर चलती रही। जिस तरह टूटी फूटी सड़कों पर गड्ढों से बच बचा कर आजकल लोग गाड़ियां चला रहे हैं। पता नहीं कहां कितना गहरा गड्ढा हो, लिहाजा इसी अंदाज में पार्लियामेंट भी चली और पॉलिटिक्स भी। इस दौरान बीजेपी नेता और प्रवक्ता परसेप्शन सेटिंग का काम भी बखूबी करते रहे। उनकी हर कोशिश रही कि दाव उल्टा पड़ जाए। फिर चंद घंटों के बाद विपक्ष सिर पटके या पांव क्या कर लेगा। बीजेपी कहती रही कि विपक्ष बहस नहीं टकराव चाहता था, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जवाबदेही से बचती नजर आ रही थी और इसीलिए लगातार विरोध जरूरी था। दोनों पक्ष अपनी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश में थे। भारतीय संसद में पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, जब विपक्ष ने वॉकआउट किया, जब सत्ता ने बहुमत के दम पर बिल पारित किए और जब दोनों ने जनता के सामने अलग अलग संदेश देने की कोशिश की। यानी पार्लियामेंट केवल कानून बनाने का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये पॉलिटिकल परसेप्शन एंड नैरेटिव्स पेव करने का सबसे बड़ा मंच भी है। ऐसा कई बार देखा गया है कि आंदोलन कोई भी हो, जब वो संसद तक पहुंचता है तो उसके दो ही मकसद होते हैं। पहला, सरकार को घेरना और दूसरा, जनता के बीच अपना राजनीतिक संदेश मजबूत करना। नीट विवाद छात्र आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा बन गया। विपक्ष ने इसे सरकार की जवाबदेही से जोड़ दिया, जबकि सरकार ने सुधारों और बहस की बात कहकर ज्यादा से ज्यादा सोशल इंजीनियरिंग और माइलेज देने का काम कर लिया। क्योंकि पीसफुल पार्लियामेंट मार्च के दौरान छात्रों से बर्बरता, लाठीचार्ज, पैलेट गन और छात्रों को उपद्रवी साबित करने की सिस्टम की कई चालों का तकरीबन आधा अधूरा ही सही, लेकिन कुछ खुलासा तो हो ही चुका था। ये वो चीजें थी जो विपक्ष को पॉलिटिकल माइलेज दे रही, जबकि सरकार को बैकफुट पर ले आई थी। ऐसे में सरकार के चाणक्य का नए तेवर और नए कुलेवर में आना बीजेपी की पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के लिए वक्त की मांग थी। पॉलिटिकल एनालिसिस के तौर पर मैं ये मानती हूँ कि बहस की खुली चुनौती देकर सरकार ये संदेश देने में कामयाब रही कि वो चर्चा से नहीं भाग रही। इससे विपक्ष पर ये दबाव भी बना कि अगर बहस की ये चुनौती है तो विरोध का अगला कदम क्या होगा। कुछ वक्त के लिए विपक्ष ऊहापोह की हालत में नजर आया, लेकिन तभी राहुल गांधी ने जो बयान दिया, उसने सत्ता पक्ष की सारी तैयारियों की हवा ही निकाल दी और तो और बीजेपी के चाणक्य के दाव को उन्हीं पर दे मारा। आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, Where has he disappeared? भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। इस पूरे पॉलिटिकल फ्रेम में गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस और समूचे विपक्ष ने छात्र आंदोलन को संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह राजनीति मुद्दा बना के रखा। राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से सरकार पर दबाव बढ़ाने की लगातार कामयाब कोशिशें की और आंदोलन को जारी रखने के संकेत देते हुए एंटी गवर्नमेंट नैरेटिव्स को काफी हद तक सेट करने में वे कामयाब भी रहे। पॉलिटिक्स में पप्पू का टैग लगाने वाले विवेकानंदों को अब ये समझ में आ गया होगा कि उनका तो पप्पू इस पॉलिटिकल नैरेटिव में फेल हो गया, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस बारीकी से बीजेपी की हर चाल को उन्हीं पर पलटा, ये साबित करता है कि राजनीति की नब्ज टटोलना अब लोग
आकर सीखें। गौर करने वाली बात यह है कि राजनीति में कभी कभी बहस में जीतने से ज्यादा अहम होता है नैरेटिव्स को जीतना। राहुल इसमें कामयाब रहे। अगर सरकार बहस जीत जाए लेकिन जनता का मूड विपक्ष के साथ चला जाए तो पॉलिटिकल गन अपोजिशन को मिल सकता है, और अगर विपक्ष बहस से दूर दिखे तो सरकार ये कह सकती है कि सवाल पूछने वाले जवाब सुनना ही नहीं चाहते। यही लोकतंत्र राजनीति का सबसे दिलचस्प मोड़ है। इसी मोड़ पर राहुल गांधी ने बीजेपी को गच्चा दे दिया, ये कहकर कि अब जब महज 24 घंटे ही बचे हैं तो गृह मंत्री का भाषण कोई नहीं सुनना चाहता। अब देश बच्चों पर बर्बरता के लिए जवाबदेही चाहता है। अपना इस्तीफा दीजिए और जाइए। इस पूरे मामले में 24 नंबर बड़ा कॉमन नजर आ रहा है। प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों की औसत उम्र करीब 24 साल रही। सत्र समापन से 24 घंटे पहले गृह मंत्री सामने आए। लोकतंत्र में सरकार का काम जवाब देना है और विपक्ष का काम सवाल पूछना है, लेकिन जब सवाल और जवाब दोनों राजनीति की रणनीति का हिस्सा बन जाएं, तो ये साफ नजर आने लगता है कि इस पूरे पॉलिटिकल पेवमेंट का मकसद देश चलाना या प्रॉब्लम का सलूशन देना तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल नैरेटिव एंड परसेप्शन को सेट करना है। और जब ऐसा होने लगता है तो इसका असली फैसला पार्लियामेंट नहीं, पब्लिक करती है। जेन ज़ी का ये प्रोटेस्ट इंडियन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का अनोखा चैप्टर साबित हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस एनालिसिस से पॉलिटिक्स में परसेप्शन एंड नैरेटिव्स का चैप्टर काफी हद तक अब आपको समझ आ रहा होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मीडिया 24/7। मैं हूं मान्विका मिश्रा। धन्यवाद।